आज बहुत टाइम के बाद ये कहने का मौका मिलेगा कि फाइनली स्मैकडाउन से पहले ट्रिपल एच की कॉफी में किसी ने वो वाली गोली नहीं मिलाई थी। अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच और ऐसा लग रहा है कि शायद किंग तो भाई इस बार वो अपना जे उसो ही बनेगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के पूरे एपिसोड को, और जैसे स्मैकडाउन के एपिसोड्स पिछले कुछ महीनों से रहे हैं उससे ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के साथ होती है, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले से एडवर्टाइज किया था। यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले सैमी ज़ेन आते हैं अपनी रेफरी वाली, क्योंकि वो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं। उसके बाद गुंथर आते हैं, उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं। और इस मैच के बारे में, इस पूरी स्टोरी के बारे में मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी है, जो कि मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा फैंस के साथ ही खेल रही है, जबकि उनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। तो हुआ क्या, सैमी ज़ेन इस मैच में पूरी कहानी यही है कि उनकी टेंशन जो है वो कोडी रोड्स के साथ है। लेकिन इस मैच में आपको क्या पता चलेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो सब वो भुला ही बैठे। इस पूरे मैच को देखते देखते आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच से पहले दिखाना चाह रही थी, क्या दिखाना चाह रही थी डब्ल्यूडब्ल्यू की सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स के बीच में डिफरेंसेस हैं। इसी वजह से गुंथर ने किसे पिक किया था, सैमी ज़ेन को, क्योंकि गुंथर को पता था भैया कि अगर मैं सैमी ज़ेन को पिक करूंगा तो हो सकता है मुझे अनफेयर एडवांटेज मिल जाए। वो स्टोरी लाइन तो धराशायी हुई है आज स्मैकडाउन में। ऐसा कुछ था ही नहीं भाई कि कोई अनफेयर एडवांटेज मिला हो सैमी ज़ेन की वजह से गुंथर को। उल्टा, इसका उल्टा ही हुआ है। तो अब वही चीज़ है कि एक स्टोरी है, उसको आप करते ही रहो, स्ट्रेच करते ही रहो, करते रहो और बोलते रहो कि स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है। तो भाई वो प्रोग्रेस करके कहीं कल्मिनेट भी तो होनी चाहिए, वो चीज़ हुई ही नहीं। मतलब फिर मुझे समझ में नहीं आता कि हम उस चीज़ में इतना दिमाग क्यों लगा रहे थे। ये ओनली मुझे लगता है कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ से। बाकी कहीं ना कहीं डीप डाउन हम सबको पता था कि इस मैच में टाइटल चेंज शायद होने के चांसेस कम है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिपल थर्ड मैच बनाना चाहती है। तो मैच में कुछ सीक्वेंस आते हैं, जैसे कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स हिट किया, तो जो पैर है, जैसे गुंथर का पहले भी नीचे था लेकिन उस टाइम पे तो स्क्रू हो गए थे वो क्लैश इन इटली में। लेकिन यहाँ सैमी ज़ेन ने वो चीज़ देख ली थी, तो फिर कोडी रोड्स जाके उनसे हल्का फुल्का आर्ग्यू कर रहे होते हैं। फिर गुंथर के साथ होता है उनका मेन आर्ग्यू। क्या होता है कि उन्होंने तो थप्पड़बाजी कर दी फिर गुंथर के साथ में, क्योंकि धक्का मुक्की वो कर रहे थे। गुंथर ने सैमी ज़ेन को ही पेल दिया और उसके बाद पावर बम जब लग गया तो भाई फिर सैमी ज़ेन तो हट गया साइड में। अब नया रेफरी यहाँ पे आता है, और जो नया रेफरी आया तो कोडी रोड्स के क्रॉस रोड्स के ऊपर गुंथर ने किक आउट कर दिया था। गुंथर ने फिर शॉटगन के और पावर बम लगाया। अब जब वो पिन करने के लिए जा रहे होते हैं तो रेफरी को ही खींच लिया सैमी ज़ेन ने। देखो स्टोरी पूरी ही इन्होंने बदल दी, क्योंकि इनको घुमा फिरा के कैसे भी करके बस करना क्या था कि कोडी रोड्स यहाँ पे टाइटल रिटेन कर ले। तो ये प्रॉब्लम है मेरी इस चीज़ से। इसके बाद क्या हुआ, फिर सैमी ज़ेन ने अब तो पूरी ही हेल्प कर दी कोडी रोड्स की। अब ये क्यों हो रहा है, मतलब पता है कि सैमी ज़ेन का कैरेक्टर आप थोड़ा वैसा दिखा रहे हो कि ये कभी भी कुछ भी कर देता है, लेकिन एटलीस्ट एक उसकी बैकबोन तो होनी चाहिए जो वो स्टोरी प्ले कर रहा है। वो ये है कि है तो उसे कोडी से प्रॉब्लम ही, तो वो कुछ भी करके ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे कोडी रोड्स का फायदा हो जाए। लेकिन कोडी रोड्स का फायदा हो गया क्योंकि उन्होंने हाथ छुड़वा लिया, उसकी वजह से पिन कर दिया इस मैच में कोडी रोड्स ने गुंथर को, और चैंपियनशिप को उन्होंने रिटेन कर लिया। अब इसके बाद हुई भसड़, बैक स्टेज ये सारे लोग जाते हैं, गुंथर सैमी ज़ेन ये सारे लोग लड़ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि रीमैच चाहिए, मतलब ऐसे करके वो बात कर रहे होते हैं। सैमी ज़ेन कहते हैं भाई दोबारा मैच क्यों स्टार्ट होगा, तो उधर तब तक कोडी रोड्स ने बोल दिया कि भाई वो तो है अपना ना, कि भाई फाइटर बंदा है, वो तो लड़ लेगा किसी से भी। तो कोडी रोड्स से रिंग में बोल रहे होते हैं कि नहीं ये मैच दोबारा स्टार्ट होगा। गुंथर ने सैमी ज़ेन को पेल दिया बैक स्टेज। इसके बाद रिंग में आता है नया रेफरी, गुंथर भी भागते हुए आते हैं और ये मैच दोबारा से स्टार्ट होता है। दोबारा से स्टार्ट हुआ तो लगा भाई अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है क्या, अब टाइटल चेंज होने वाला है। तो ये मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो ऐसा दिखाया ना कि उन्होंने एक मैच नहीं किया, उन्होंने दो मैच करके किया, वो एंगल काफी अच्छा लगा। लेकिन फिर भी होना कुछ यहाँ पे ज्यादा था नहीं, क्योंकि सैमी ज़ेन आ जाते हैं हेलुआ किक मारने के लिए। मैच इसके बाद फिर क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है, और इसके बाद हो गया सैमी ज़ेन पागल, रेफरी को भी मार दिया। कोडी रोड्स पीछे से आ रहे होते हैं, उनको बेल्ट से भी मार दिया, और वो एक्सीडेंटली उन्होंने मारा, लेकिन वो जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद सोच रहे हैं भाई ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, सैमी सक्स के वहां पे चैंट लग रहे हैं। और फिर उसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट में गुंथर बोलते हैं निक ऑल्डिस से कि भाई सब कुछ तेरी वजह से स्क्रू होता है, क्योंकि तेरा काम क्या है, तू अपनी जो जॉब है उसको ही सही तरीके से नहीं कर पाता। और गुंथर ने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच दोबारा से चाहिए। तो जैसे हम सोच भी रहे थे कि नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच दोबारा से करेंगे, वैसा ही डब्ल्यूडब्ल्यू करने वाली है, और एग्जैक्टली वैसे ही करने वाली जैसे हम सारे लोगों ने प्रिडिक्ट किया था। तो देखो अच्छा था ये जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्मैकडाउन के शुरू में किया, कंसिडरिंग स्मैकडाउन के पिछले कुछ एपिसोड्स कैसे हैं। लेकिन स्टोरी लाइन के वो जो डब्ल्यूडब्ल्यू ना वो एक लाइन में नहीं चलाती उसको, भाई कहीं से वो किधर भी भटक जाते हैं, वो चीज़ मैंने उतनी इंजॉय नहीं करी। मुझे लगता है कि सैमी ज़ेन का जो कैरेक्टर जैसे चल रहा था उसको थोड़ी वैसे
वैसे ही अप्रोच लेनी चाहिए थी इस वाले मैच में भी, भले ही कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन ही क्यों ना कर लेते। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट था सोलो सिकोवा और जेकब फाटो का। आंसर अभी भी सोलो सिकोवा का ना है, लेकिन जेकब फाटो कहते हैं मैं आज ये बातचीत करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ एक चीज़ करने के लिए आया हूँ, वो ये है कि मेरे को जे उसो के मैच में ये मेक श्योर करना है कि कोई भी इंटरफेयर ना करे। लेकिन साथ में उन्होंने ये बोल दिया कि टाइम सोलो सिकोवा तेरे पास अब बहुत ही कम बचा है, अब तुझे जो भी करना है वो जल्दी जल्दी करना है। मतलब जो रोमन रेंस ने जेकब फाटो को समझा के भेजा था स्मैकडाउन में कि सोलो सिकोवा को वापस लेके आना है, तो वही बात वो बोल रहे होते हैं। इसके बाद टामा टोंगा और टाला टोंगा भी आता है, वो कहते हैं भाई क्या चल रहा है, क्या क्या चक्कर है। सोलो सिकोवा ऐसे कहते हैं नहीं भाई ये तो कुछ नहीं, ये तो ब्लड लाइन का अलग पंगा है। तो उन्होंने ये बोल दिया कि आज जो हमारा टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला, सोलो सिकोवा भैया आप यहाँ पे नहीं आने वाले, क्योंकि ब्लड लाइन के सारे लोग फिर आपके भी पीछे आ सकते हैं। और टामा टोंगा भी नहीं सॉरी टाला टोंगा भी आज थोड़ी अलग ही चौड़ में था, वो कहता भाई ब्लड लाइन तुम्हारा पंगा है, ब्लड लाइन हमारा पंगा नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि सोलो सिकोवा को अभी ये रोमन रेंस की ब्लड लाइन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ सोलो सिकोवा की खुद की एमएफटी के साथ जो रिलेशनशिप है शायद वो भी थोड़े से बिगड़ रहे हैं। और अभी तो जो टैग टीम चैंपियनशिप मैच हो उसमें और भी ज़्यादा चुल हो गई, जिसके बाद ही इनका ये मैच आता है डेमन प्रीस्ट एंड आर-ट्रुथ वर्सेस एमएफटी के बीच में। बस मैच की कहानी इतनी सी है कि रिंग साइड पे सोलो सिकोवा आ जाते हैं, इसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया टाला टोंगा भी, और फिर पीछे से आर-ट्रुथ ने टामा टोंगा को पिन कर दिया और चैंपियनशिप यहाँ पे उन्होंने रिटेन कर ली है। और जब सोलो सिकोवा जाते भी हैं टामा टोंगा टाला टोंगा से मिलने, तो सोलो सिकोवा को छोड़ के ये दोनों के दोनों बंदे वहां से चले जाते हैं। तो वो जो रोला है एमएफटी में जो एक टाइम पे सोलो सिकोवा का हुआ करता था, अब वो रोला उनको फील नहीं हो रहा। तो स्टोरी शायद ये हो सकती है कि अपने जो खुद के लोग हैं वो तो अभी अपने साथ नहीं है, और एमएफटी जो अपनी पराई टीम बनाई हुई है ये सोलो सिकोवा ने, शायद उनका भी उनको भरपूर साथ नहीं मिल रहा। तो शायद सोलो सिकोवा की हो सकता है बहुत जल्दी हमको ब्लड लाइन में एंट्री देखने को मिल जाए। लेकिन जैसा मैं आपको बोलता हूं कि स्टोरी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वो कहीं अलग ही चली जाती है, और उसको ट्विस्ट नहीं बोलते, ट्विस्ट होती है अलग चीज़। इसको आप ट्विस्ट बोल के मत कहना भाई क्या ट्विस्ट डाला, ये ट्विस्ट नहीं कहते इसे। ये तो भाई आपके दिमाग शायद सही नहीं चल रहे कि जो आप पहले सोच रहे होते हो फिर एक हफ्ते में पता नहीं होगा क्या मूड चेंज हो जाता है कि आप उसको बिल्कुल ही पलट देते हो। बैक स्टेज फिर सेगमेंट था निक ऑल्डर सैमी ज़ेन से पूछते हैं भाई तू कर क्या रहा है, ऐसे करके तूने मैच ये इतनी जल्दी फास्ट काउंट तूने क्यों किया, क्योंकि अरे बोला नहीं मैंने पहले मैच में, वो फास्ट काउंट भी किया था सैमी ज़ेन ने। तो कहता भाई इतनी तेज काउंट क्यों किया तूने, तो कहते भाई एक तो मैंने आके अपनी ड्यूटी करी, तूने ही आके मुझे बोलना था ना कि इस मैच में तुझे रेफरी होना है। तो अभी करके थोड़ा वो बता रहे होते हैं कि भाई सैमी ज़ेन भी अभी ये स्टोरी से इतनी जल्दी बाहर जाने नहीं वाले, और उल्टा वो ये बोलते हैं कि कोडी रोड्स को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से अभी उसके पास चैंपियनशिप है। जिसके बाद एक और सेगमेंट आता है कोडी रोड्स और निक ऑल्डर का, और यहाँ पे खुद क्योंकि कोडी रोड्स किसी से भी नहीं डरता, उसने खुद ही बोल दिया कि ट्रिपल थ्रेट मैच होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो इस मैच को अब ऑफिशियल कर दिया गया है, और ये हमको पता भी था, कोडी और गुंथर की स्टोरी चल रही थी, नाइट ऑफ चैंपियंस आ रहा है, सऊदी अरेबिया का शो आ रहा है, तो अब वो एक सिंपल सी चीज़ थी कि भाई सैमी ज़ेन को भी अभी ये वाली स्टोरी लाइन में डालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक WWE स्टोरी लाइन ऐसे 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 करके घुमाती रहेगी कि कोडी रोड्स के पास वो टाइटल बहुत टाइम तक रखा जाए। अब अगर आप इसको ऐसे कंपेयर करने लगोगे कि भाई इस चैंपियन के पास भी तो इतने टाइम से चैंपियनशिप है या इसके पास भी है, वो फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वो स्टोरी लाइन क्या चल रही है। तो WWE हमेशा इस एज पे लेके आती है कि अच्छा ठीक है अब तो लॉजिक बनता है यहाँ पे कोडी रोड्स के टाइटल हारने का। जैसे गुंतर भाई अब उस बंदे वो इतना तगड़ा बंदा है, इतनों को रिटायर कर चुका है, अब सोचो उसके धागे खुल चुके हैं कोडी रोड्स को हराने में, और अगर वो बिना कोडी रोड्स को हराए स्टोरी लाइन से ही बाहर चले जाता जैसे रैंडी ऑर्टन चले गए, तो आप इस चीज को ये कह के एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई उस चैंपियन का रोमन रेंस का भी तो टाइटल रेन लंबा था, तो वो टाइटल रेन लंबा अब कोडी रोड्स का भी होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर कार्मेलो हेयस वर्सेस रिकी सेंट्स। वैसे यूजुअली मैं ऐसे मैचेस को कहता हूं कि मजदूरी मैच के मजदूर रेसलर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक स्टेक भी थी, और स्टेक क्या थी, मतलब एक क्लॉज लगा हुआ है कि इस मैच में नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच है कि इसको जो भी जीतेगा वो चैलेंज करेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में ट्रिक विलियम्स को। और एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी WWE ने दिखाई, एंगल दिखाया, मैच को प्रोड्यूस बहुत ही अजीब किया। मतलब मैच उन्होंने अच्छा दिया, लेकिन वो कॉर्नर पे वो जो टर्न बगल है वो एक्सपोज होता है, उसमें से सिर पीछे जाके लग गया कार्मेलो हेयस का, और बस उसी में वो पिन हो गए हैं। समझ में मुझे आया कि WWE दिखाने की क्या कोशिश कर रही है, लेकिन वो देख के ऐसा लगा नहीं कि जैसे सही में इतनी ज़्यादा कोई लग गई होगी कार्मेलो हेयस को, और रिकी सेंट्स ने इस वाले मैच को जीत लिया है। इसके बाद बैक स्टेज से डैन हाउजन का सेगमेंट था। डैन हाउजन ने तो भाई पता नहीं क्या बना दिया है वो मिज और किट विल्सन को, उनके सिर पे एक ढक्कन सा पहना दिया है जिससे कोई तारे जा रही हैं, और डैन हाउजन ऐसे बटन दबा रहे हैं तो आई एम ऑसम करके ऐसे मिज हाथ खड़ा कर रहे हैं, यू आर टॉक्सिक वो बोल रहे हैं। फिर वहां पे हुम्बर्तो करियो एंड एंजल गार्जा भी आते हैं, और फिर मैट कार्डोना भी आए, मैट कार्डोना भी टच कर रहे हैं उधर जाके, तो भाई पटाखे से फूट रहे हैं। तो डैन हाउजन के सेगमेंट मतलब वो ऑब्वियसली फनी होने के लिए है, वहां पे आप कोई बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं ढूंढोगे, तो वो अच्छी चीज है, और आई थिंक ये चीज वर्क कर
कर रही है WWE के लिए, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसे सेगमेंट्स को कंटिन्यू रखने की। एक वो कहावत सुनी है आपने, आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पे अटके, बस वही चीज हुई है फिन बैलर के साथ। अभी वो बंदा जजमेंट डे से अलग हुआ है, अब वो दोबारा से पता नहीं क्यों WWE उसको जजमेंट डे में घुसेड़ रही है। एक सेगमेंट था बैक स्टेज जहां पे फिन बैलर, R-Truth और डेवन प्रीस्ट होते हैं। भाई कितना ही फनी हो R-Truth, तुम फनी करके तुम ये नहीं कर सकते कि फिन बैलर को और ये R-Truth को साथ में ले आओ। कहते हैं जजमेंट, वंस यू आर इन जजमेंट डे यू आर ऑलवेज, ऐसा करके कुछ वो बोलते हैं कि एक बार जजमेंट डे में हो तो भाई तुम हमेशा आप जजमेंट डे का ही पार्ट हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। डेवन प्रीस्ट अपनी ऐसी चौड़ में रहता है कि फिन बैलर नहीं आ सकता, जैसे कि उसकी पता नहीं खुद की ही कितनी औकात होगी कि नहीं वो नहीं आने देगा फिन बैलर को। अबे फिन बैलर खुद ही ना आना चाहे यार उसमें, पता नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अगर उनको अलग किया गया है भाई तो एक सिंगल्स रन सही सा दे दो भाई तुम फिन बैलर को, और कितना तुम उसमें टाइम लगाने वाले हो। वैसे तो मैं बोल ही चुका हूं कि इतनी ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीद अब है ही नहीं फिन बैलर के लिए, लेकिन वो दिल है ना, वो कभी कभी देख लेता है कि यार अच्छा कहीं कुछ हो तो नहीं सकता, तो ऐसा एक नकली होप सी बन जाती है जो कि शायद बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है शो पर जिवॉन वर्सेस जे ऊसो का मैच, और जो भी बंदा इस मैच को जीतेगा वो ओबा फेमी को नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करेगा किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए। और भाई ये मैच की क्वालिटी क्या मस्त थी। अब क्योंकि ये मैच भी अच्छा है और इस मैच में स्टेक्स भी लगी हुई है कि भाई आपको जीतना ही जीतना है अगर आप फाइनल्स में जाना चाहते हो, तो उसकी वजह से मैच और एक्साइटिंग हो जाता है। एक पॉपअप समोन ड्रॉप लगाया भाई जे ऊसो ने, वैसे जे ऊसो मूव का ज्यादा यूज नहीं करते पॉपअप वाला, लेकिन लगाया भाई तो भर के लगाया अच्छे तरीके से। जिवॉन का वो बैरिकेड के ऊपर से कूदना वो भी मैच में उनके काफी कूल लगता है। स्पेनिश फ्लाई भी उन्होंने लगाई है जे ऊसो के साथ, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क भी हो जाता है। जे ऊसो ने सुपर किक किया, उसके बाद उन्होंने स्पीयर किया और दोनों ही उन्होंने बॉच किया, उसके बाद उन्होंने पिन किया लेकिन उसके ऊपर किकआउट हो जाता है और फिर ओजी कटर के लिए जाते हैं जिवॉन, लेकिन स्पीयर और स्प्लैश के साथ जे ऊसो ने इस मैच में जिवॉन को हरा दिया है और अब वो ओबा फेमी को फेस करने वाले हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में। और देखते हैं फिर इन दोनों में से अब कौन सा बंदा किंग बनने वाला है। नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शन वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी और मैच खत्म होने के बाद दोनों ही सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी दी है कि हाँ भैया तुमने एक बहुत अच्छा मैच हासिल किया। इसके बाद ये जो सारा सीन है वो बैक स्टेज से जेकब फाटू देख रहे होते हैं और सोलो सिकोवा आ जाते होते हैं। सोलो सिकोवा कहते हैं कि हाँ मैंने फिगर आउट कर लिया, कुछ अलग ही फिगर आउट करके आ गए हैं सोलो सिकोवा कहते हैं कि रोमन रेंस ने तुझे यहाँ पे भेजा ताकि वो मेरी स्किन में एंटर कर सके, मेरे हेड में एंटर कर सके, मेरे फैमिली बिजनेस में ना घुसेड़ सके। अच्छा अगर ऐसा है वो मेरा यहाँ पे मैस करने के लिए आया है तो मैं भी मैस क्रिएट करने के लिए आ सकता हूँ उसके शो पर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि सोलो सिकोवा अब जो है मंडे नाइट रॉ पर भी आने वाले हैं। बट सवाल ये है कि क्या टाला टोंगा और टामा टोंगा भी उनका उतना ही भरपूर साथ देंगे जैसे रोमन रेंस का साथ इस समय जेकब फाटू दे रहे हैं। तो ये स्टोरी अभी ऐसी है कि अब कुछ खींचमता नहीं चलने वाली है शायद सोलो सिकोवा के लिए कि वो इधर ब्लड लाइन की तरफ जाते हैं या फिर उधर MFT की तरफ। और WWE को पता है भैया ज़्यादा तो हम अच्छी स्टोरी लाइन प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ज़्यादा ब्लड लाइन ऑल ओवर द प्लेसेस कर देते हैं, तो उसी वाली डायरेक्शन के साथ इस समय WWE जा रही है। फिर बैक स्टेज से जे ऊसो और कोडी रोड्स का भी सेगमेंट था। कोडी रोड्स उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि भाई अब सिर्फ एक मैच जीतना है तुम्हें, और जे ऊसो भी समर स्लैम में फेस करने की बात करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने थोड़ा सा हिदायत दे दी कि भैया ओबा फेमी को थोड़ा तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत है। और उसके बाद ये ट्रांजिशन करता है कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के सेगमेंट में। कोडी रोड्स पूछते हैं कैसा है सैमी ज़ेन, अब क्योंकि सैमी ज़ेन तो पगलाया हुआ सा है, तो सैमी ज़ेन ने एडमिट किया कि भाई कुछ सही नहीं चल रहा, और वो जे ऊसो को मोटिवेट करते हैं कि तुम किंग ऑफ द रिंग जीतने वाले हो, उसके बाद तुम समर स्लैम में वर्ल्ड चैंपियन के अगेंस्ट रेसल करोगे, लेकिन वो बंदा कोडी रोड्स नहीं होगा, वो मैं होने वाला हूं, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में सैमी ज़ेन को मैच मिल चुका है। और उसके बाद वो से हाई टू द फैमिली ऐसे करके भी बोल रहे होते हैं। तो ये तो भाई स्मैकडाउन में बड़ी मस्त चीज चल रही है, मतलब स्मैकडाउन क्या मंडे नाइट और WWE में, कि चैंपियन और चैलेंजर ये ही हमें नहीं पता कि क्या होंगे समर स्लैम में कैसे, क्योंकि कोडी रोड्स टाइटल हार भी सकता है और इधर अभी जो चैलेंजर है वो ओबा फेमी और जे ऊसो में से कोई होने वाला है। तो WWE के पास ये लग रहा है कि बस पड़ गई है हाथ में आके स्टोरी लाइन, क्योंकि शायद इतना दिमाग उन्होंने लगाया नहीं होगा, इतना अच्छा इसको बना सकते हैं। तो अभी देखते हैं किस एंगल के साथ WWE जाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पे पोटेंशियल तो अच्छी खासी लग रही है। और इतनी अच्छी स्मैकडाउन के बाद WWE ने एक डिजास्टर मेन इवेंट दिया जो कि शार्लेट फेयर वर्सेस लिव मॉर्गन का था। पहले ही मैच से ऐसे दिखा रहे होते हैं कि शार्लेट फेयर के पैर में लगी हुई है, बस उसी चीज का उन्होंने फायदा उठा लिया। बहुत सारे भले ही क्लोज किकआउट्स उन्होंने किए, लेकिन फिर लास्ट में शार्लेट फेयर ने टैप आउट कर दिया सबमिशन मूव पे, और लिव मॉर्गन अब फेस करने वाली हैं इयो स्काई को क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल्स में। आज के स्मैकडाउन को रेट किया जाएगा 3.25 स्टार, क्योंकि भाई जो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा उससे स्मैकडाउन में चीजें काफी बेटर थी। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।